हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं गुंजन नंगवाल और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं बर्मी कॉल टॉक्स, जिसमें आपको मैं अपनी लाइफ जर्नी बताऊंगा। मैं पिछले 4-5 साल से एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर उत्तराखंड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। तो मेरा जन्म हुआ था 4 सितंबर 1994 में और हमारा जो मूल जो गांव है वो है अखोड़ी। वो है घनसाली से हार्डली 20 to 25 किलोमीटर्स ऊपर जाके पहाड़ों में काफ़ी। तो बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं उस टाइम से काफ़ी मेरे को डांस करने का शौक़ था गानों पे। जैसे प्रीतम बर्तमान जी के जो गाने आते थे उन पे मैं डांस करता था, या मैं गाने जब कोई सुनता था छोटे में तो उनके साथ गाने भी गाता था। फिर जब पुरानी टिहरी को जब वहाँ पे डैम बनना शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो हम लोग फिर न्यू टिहरी शिफ्ट हो गए। इसके बाद मेरी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वगैरह सब मेरी वहाँ से एजुकेशन शुरू हुई। मैं छोटे से ही काफ़ी एक्टिव था, पूरा कल्चरल एक्टिविटीज़ में पूरा ध्यान रखता था कि क्या क्या करना है। मतलब मैं हारमोनियम प्ले करता था स्कूल में, कीबोर्ड वगैरह प्ले करता था। इनफैक्ट जब मैं एलकेजी में था तो वहाँ पे हमारा एक छोटा सा एक ग्रुप सॉन्ग हुआ था, तो उसमें मैं पहले से एक्टिव था। मतलब छोटा सा था एज में, मैं ही अकेला था जो एलकेजी का बच्चा था जो उसमें। तो फिर धीरे धीरे करके ऐसा रहा कि जब मैं आगे आगे बढ़ते रहा तो फिर मैं स्कूल में कॉन्गो बजाने लग गया। एंड जो भी इंस्ट्रूमेंट दिखते थे सब कुछ ट्राई करता था। कभी हारमोनियम बजा रहा हूँ, मैं प्रेयर करवाता था स्कूल के बच्चों को। वहाँ पे जनगण मन चल रहा है, उनके साथ पूरा हारमोनियम प्ले कर रहा हूँ, तो उससे मेरे को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले। स्कूल के टीचर मेरे को अच्छा मानते थे कि ये बच्चा काफ़ी कल्चरली बहुत एक्टिव है। लेकिन एक दिक्कत थी, बस पढ़ाई में मैं पहले फर्स्ट क्लास में जैसे रहता है कि 98% वाला बच्चा फोर्थ क्लास में आते आते बिल्कुल 65-66 में पहुंच गया। और फिर 6 में फिर मैं और ख़राब होते रहा पढ़ाई के चक्कर में। मतलब ख़राब नहीं बोल सकते, बट मेरे एकेडमिक्स में बहुत हल्का हाथ था, मैं इतना अच्छा पढ़ाई में नहीं था। तो हमारे कई सारे रिलेटिव्स हैं जो अपने बच्चों को डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली बोलते थे, देखो ऐसा बनना है क्या, ये नाच रहा है, गा रहा है और कुछ और क्या, पढ़ाई में ख़त्म है। तो मैं पढ़ाई में ख़त्म था उस टाइम पे। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ते रहा, अब 2006 के आसपास मेरे फादर जो है उनके एक वो है, उनके अंडर एक प्रोजेक्ट आया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का। पर हमें ना प्रमोशन करने थे उसके, तो हम जाते थे वहाँ पे शोज़ वगैरह करने लिए, छोटे छोटे शोज़। हम छोटे मोटे बच्चे, मतलब पापा लोगों ने जैसे मेरे को ले रखा है। एक लड़का था थत्यूर से, उसका नाम सतवीर है, उसको साथ में ऐड करा। एक नवनीत था, 5-6 लोगों का हमारी टीम बना के हम लोग जाते थे और ये स्कूलिंग के ऊपर गाने बना के जाते थे और शोज़ कर रहे हैं। मैं एंकरिंग करता था उस टाइम पे। तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अच्छा रहा, काफ़ी सारे एडमिशन्स हुए उन स्कूल में। फिर क्या हुआ कि पापा ने ये सोचा कि एक बार इनकी पूरी एक एल्बम रिकॉर्ड करते हैं जो पूरे स्कूल के बच्चों के लिए होगी। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें कोई चाहिए था जो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सके। हमें कोई आइडिया नहीं था रिकॉर्डिंग होती कैसे, गाने कैसे बनते हैं और क्या प्रोसीजर होता है। तो उस वक्त हम लोग टिहरी में थे और चम्बा में थे पवार सर, जिनसे मैंने, जो मेरे गुरु हैं एक्चुअल में, जिनसे मैंने पूरा काम सीखा है, म्यूज़िक सीखा है, सारा काम मैंने उन्हीं से सीखा है। तो पापा की उनसे बात हो गई, अब कैसे हुई मेरे को उसका आइडिया नहीं, लेकिन उनसे वो मिल गए और हमारी रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू होने लग गई। उसका मैंने ही पहली बार लाइफ में देखा रिकॉर्डिंग कैसे होती है, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से करते हैं। अब जब रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही थी तो हम सारे बच्चे जितने थे वो सब गाने गा रहे थे, मैं गाना वाना नहीं गाता था। लेकिन एक सॉन्ग था उस एल्बम में जो कोई गा नहीं पाया, और लकीली वो मेरे पल्ले पड़ गया गाना। तो जब मैंने वो गाना गाया और जब उसकी रिकॉर्डिंग हुई और सर को पसंद आया, उन्होंने बोला कि यार तू अच्छा गाता है गाना, कि तू आगे सीखेगा तो अच्छा सीख सकता है गाने वगैरह का। तो यहाँ से मेरा एक तरीके से पहला मेरे को मिल गया था कि अब सीखता हूँ, चलो म्यूज़िक में घुसने का टाइम आ गया। तो शायद 2007 के आसपास मैं टिहरी से चंबा जाता था हर वीक में, मतलब एक बार जाता था वहाँ हारमोनियम की, मतलब मेरे को वोकल्स की तैयारी करवा रहे थे और मैं साथ में हारमोनियम सीखता था। लेकिन जो पवार सर हैं तो उस टाइम पे पंजाबी प्रोजेक्ट्स करते थे, पंजाबी गानों का म्यूज़िक कर रहे हैं, गढ़वाली सॉन्ग्स का म्यूज़िक करते थे। तो मेरा इंटरेस्ट उतना सीखने में नहीं था जितना मेरा उस काम में था कि यार गाने कैसे बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं। तो मैंने सर को बोला, सर मेरे को एक बार सॉफ्टवेयर दे दो, मेरे को बता दो कैसे कैसे करना है, ताकि मैं भी इस काम पे आगे जाके, मतलब मैंने ऐसा नहीं बोला कि मेरे को इस काम को करना है आगे जाके, लेकिन मेरा पॉइंट था कि मेरे को सॉफ्टवेयर दे दो, मेरे को सीखना है कैसे करते हैं। तो 2007, 2008, 2009 में सर से प्रोजेक्ट्स लेता था, उन्हीं के प्रोजेक्ट्स को मिक्स वगैरह करता था, कुछ भी छेड़खानी नहीं करता, उनको भेजता था वापस। बोला सर अच्छा लग रहा है, तो सर की एक चीज़ अच्छी थी कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, साफ बोलते थे नहीं अच्छा नहीं है। और मेरे को उस वक्त बहुत बुरा लगता था, मैं इतनी मेहनत करके उनको भेज रहा हूँ और वो मेरे को साफ मना कर दे रहे हैं। तो मैं और गुस्से में आके और मिक्स करता था गाने, फिर भेजता था। तो कम से कम सर ने को 5-6 साल तक तो प्रताड़ित करा है ये बोल बोल के कि नहीं तेरे मिक्स में अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा है। मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा कि सर क्यों बोल रहे हैं, मेरे को तो अच्छा लग रहा है सुनने में। खैर वो उस टाइम की बात अलग थी, अब तो खैर मेरे को अपना, अब सर को मेरा मिक्स पसंद आने लग गया। तो अब तब मेरे अब में बहुत चेंजेस हैं। तो हाँ, सीन ऐसा था कि हमने जैसे गाने रिकॉर्ड कर दिए, उसमें एक गाना मैंने गा दिया, फिर मैं सर के पास सीखने में चले गया। फिर एक और एल्बम रिकॉर्ड हुई, उसमें मैंने एक गाना गाया था।
फिर कुछ टाइम बाद एक पूरी हमने कमर्शियल एल्बम रिकॉर्ड करी जिसमें कई सारे गाने थे। चंद्रमा सूरज था, बाली जॉनी का सपने एक सॉन्ग था, नन्नू मामा की सियाली भी तो उसी में था, और वो सारे गाने चल पड़े उस टाइम। तो मतलब मेरा एक एल्बम का वो था, क्या बोलते, करियर छोटा सा, जिसमें मैं काफ़ी अच्छा कर पाया। मैं क्या कर पाया, लोगों को पता भी नहीं चला कि किसने गा रखे, क्या गा रखे। फिर 2010 के बाद ऐसा हुआ कि घर वालों, मेरी 2010 में जब 10th में था तो मेरी परसेंटेज सडनली बहुत अच्छी आ गई। तो यहाँ के बाद घर वालों को लगा अरे पढ़ाई में ठीक है, मतलब ये इतना बुरा भी नहीं है। तो घर वालों का पॉइंट ये था, मम्मी पापा का, कि अब तू जा दिल्ली और बेटा कोचिंग करना अच्छे से, और AIEEE की तैयारी करो। जब अब JEE मेंस बोलते हैं जिसको, तो उस टाइम पे AIEEE की तैयारी के लिए चले गया। अब मैं जब AIEEE के लिए जब गया था तो मैं फुल्ली मोटिवेटेड होकर गया घर से कि हाँ मेरे को म्यूज़िक नहीं करना है। म्यूज़िक से मेरा वैसे भी घर वालों ने बोला कि म्यूज़िक का कोई लंबी लाइफ तो है नहीं, कब तक करेगा। कमर्शियल के है कि जो तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लाइफ बहुत लंबी नहीं होती, तुम्हारा जब तक काम अच्छा था तुम तब तक चलोगे, उसके बाद तुम्हारा चलना बंद हो जाता है। अब मैं गया वहाँ पे, मैं बिल्कुल जम के पढ़ाई कर रहा हूँ और क्लास के टॉपरों में बिल्कुल मेरा नाम आने लग गया, और पढ़ाई चल रही है। और मैं बिल्कुल 24 घंटे में से 6-7 घंटे सोता था और बाकी टाइम सिर्फ पढ़ाई करता था। फिर मैंने उस टाइम पे NDA का एग्ज़ाम क्रैक किया था, SSB के लिए किया था, और मैं बिल्कुल प्रॉपर पढ़ाई वाला बंदा हो गया था। लेकिन तभी मैं कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो मेरा इंटरेस्ट रहता था बना कि यार इस गाने को मिक्स कर देता हूँ। तो मैंने वो जो सॉफ्टवेयर था जो सर से लिया था, उसी एप्लीकेशन को मैं वहाँ दिल्ली भी ले गया था साथ में। तो वहाँ पे उनके सिस्टम पे जो हमारे लिए पढ़ाई करने दिया गया था, जो मेरी बुआ लोगों के पास था, तो मेरी बुआ लोगों के यहाँ मैं था साथ में, और उनके कंप्यूटर में मैंने वो सॉफ्टवेयर डाल के वहाँ पे भी लगा हूँ थोड़ा, जब भी टाइम मिल गया गाना मिक्स कर दिया। इनफैक्ट मैं TV नहीं देखता था, कुछ नहीं देखता था, लेकिन मेरे लिए एंटरटेनमेंट एक हुआ था कि हाँ कभी कोई गाना मिल जाए तो उसे मिक्स करूँगा। फिर वही हुआ, 11th-12th हो गई। अब हुआ ये कि मैंने जैसे JEE मेंस का एग्ज़ाम क्रैक किया, IIT मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन JEE मेंस के मैंने काफ़ी अच्छे कॉलेज निकाल दिए थे। और मेरे को दिल्ली में बहुत अच्छे कॉलेज मिल रहे थे, और साउथ की साइड भी मेरे को अच्छे कॉलेजेस का वो मिल रहा था, सीट मिल रही थी। फिर यहीं पे जो अपनी उत्तराखंड में जो कॉलेज है घुरदौड़ी है, GB पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुरदौड़ी, जिसका अब आज नाम GBPIT हो चुका है। तो उस वक्त GBVEC था उसका नाम। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस ब्रांच में लेना है, क्यों लेते हैं, ब्रांच का क्या फ़ायदा है, और क्या होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्या करना होता है, कुछ आइडिया नहीं। उससे पहले मेरा द्वारघाट में जो कॉलेज है वहाँ हो गया था। द्वारघाट से मैं काउंसलिंग के बाद सीधा यहाँ आया था GB पंत में, और यहाँ पे काउंसलिंग करके यहाँ फाइनल सीट मेरी बुक हो गई इलेक्ट्रिकल में। और ठीक है, सरकारी सीट थी, सस्ता था, सरकारी सीट का निकालना भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में पहुँचा था अपने कॉलेज में, तो 6 महीने के अंदर मेरे वहाँ पे सब दोस्त बन गए, खूब मज़े हो रहे हैं, पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही है, कोई म्यूज़िक से कोई मतलब नहीं, कोई म्यूज़िक, बस वो था कि हाँ वहाँ के जो कल्चरल वगैरह जितने भी एक्टिविटीज़ थी वहाँ में पूरा एक्टिव हो गया था। डांस कर रहा हूँ, गाने वगैरह बना रहा हूँ, गाने मतलब बना नहीं रहा हूँ, स्टेज शोज़ जैसे हमारे कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है सब में एक्टिव हो रखा हूँ। एक सेमेस्टर के लास्ट में मैं बिल्कुल पढ़ाई तो मैंने कर रखी, इसलिए पास तो हो गया था मैं, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद में काफ़ी हो गया कि यार मेरे से, मैं आ तो गया हूँ कॉलेज में, अब आगे जाके क्या करूँ, मेरे को पढ़ाई तो मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं रट के पढ़ता था, रट के बिल्कुल पास हो रहा हूँ। फिर वही जैसे सेकंड सेमेस्टर आया, उस टाइम में मेरे 5 सब्जेक्ट थे और 4 में मेरी बैकलॉग्स आ गई थी, और पढ़ाई में बिल्कुल डिप में जा रहा था, दिमाग ख़राब होता था। मैं रोज़ क्या करता था, क्लास जाना बंद कर दिया था मैंने। मैं हॉस्टल से निकलता था, एक वहाँ पे मंदिर था हमारे, मैं मंदिर के पीछे जाता था और वहाँ पे ऐसे ही बैठ के गप्पे मारता था, मतलब भगवान के साथ जो चलता है कि भगवान मैं अब क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है। तो फिर वहाँ से मेरा ये रूटीन बन गया था पूरा। मैं 6 महीने में शायद एक बार क्लास में गया था। उस वक्त भी साला जो हमारे फैकल्टी थे उनने बिल्कुल तारीफ़ के नाम पे, मैं जैसे ही क्लास में पहुँचा सारे बच्चे खड़े हो गए, ताली बजाने लग गए मेरे लिए कि चलो फाइनली आ गए क्लास में। और मतलब ये सब चीज़ें थी। फिर मैं क्लास जाना बंद कर दिया था, ब्लैकलॉग्स आ रहे हैं, डिपार्ट हो रहा हूँ कॉलेज से। फिर ऐसे ही सेकंड उसमें पहुँचा मैं, जैसे सेकंड ईयर में पहुँचा तो मैंने सोचा पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। और मेरा जो एक फ्रेंड था, मतलब वो हमारी क्लास का टॉपर था, उसकी थी शायद 97% और मैं क्लास का बिल्कुल टॉपर था नीचे से, मेरी थी 45%। तो मैं उसके बिल्कुल बगल में सो रखा हूँ, साथ में हम सोते थे दोनों बेस्ट फ्रेंड। लेकिन वही है, जब दिमाग उल्टा चलता है, मैं 4-5 दिन तक रहा था उस रूम पे। मैंने सोचा पढ़ाई करूँगा, उनके साथ पढ़ता था। थोड़ी देर बाद अपने जो दोस्त थे, जो मेरे लोग लफंडर दोस्त हैं, उनके साथ चल जाता था। फिर मैंने वहाँ सारा सामान बेड वगैरह छोड़ के उनके साथ ही रहने लग गया। मेरे को जो लैपटॉप दिया था घर वालों ने, उसमें मैंने क्या करा कि वही सॉफ्टवेयर अपना डाला जो हमारा क्यूबेस होता है, डॉ मतलब जो डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन जिस पे हम काम करते हैं, उस लैपटॉप में डाला। मेरे पास कोई और वो नहीं था, ना तो माइक था, ना तो कोई पियानो कीबोर्ड वगैरह कुछ नहीं थे। तो मैं सिर्फ लैपटॉप के माइक से अपने कॉलेज के लड़कों को पकड़ के लाता था भाई। एक तो मैं सीनियर हो गया था, तो फर्स्ट ईयर वाले लड़कों को ऐसे पकड़ के लाता था कि चल गाना करना तेरा। उनको रात भर गाना गवाता था, सुबह उनको एक गाना मिक्स करके
उनको पकड़ा दिया कि हाँ भाई ये लो आपका गाना। और साथ साथ मेरी उस वक्त थोड़ी बहुत जान पहचान थी कई सारे लोगों से, जैसे पांडवास में ईशान डोभाल है या अमित सागर जी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मेरी जान पहचान थी। तो मैं सब लोगों को वो गाने सेंड कर रहा था, लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स आते थे कि हाँ ठीक है अच्छा कर रहे हैं, कि लैपटॉप में करना के लिए मतलब इनफ है, मतलब एक लैपटॉप से अगर इतना आउटपुट आ रहा है। अब ये सिलसिला चलते ही रहा ऐसी, मैं गाने कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, भेज रहा हूँ, पूरे कॉलेज को मैंने सिंगर बना दिया, जो लड़का दिख रहा है उससे गाना गवा दिया, किसी को रैपर बना रखा है, मैंने हर टाइप का जॉनरा मतलब पकड़ लिया था, हर टाइप का म्यूज़िक करने लग गया। ऐसे ऐसे में लोगों तक बात पहुंच गई कि कोई है जो बिल्कुल लैपटॉप में गाने बना रहा है। उस टाइम पे लैपटॉप वाला कोई चीज़ होती नहीं थी, सबको ये था कि कंप्यूटर होगा, प्रॉपर स्टूडियो बना हुआ होगा, तभी जाके गाने बनेंगे, नहीं तो लैपटॉप में कोई गाने नहीं बन सकते। और मैं बना रहा था लैपटॉप में गाने, ना मेरे पास कोई माइक था ना कुछ था। तो उस दौरान पे एक सिंगर, मतलब मेरे लिए जो पहली पहली वो आने लग गए थे लोग, बाहर बाहर से सिंगर आ रहे हैं मेरे कॉलेज में, मेरे हॉस्टल में रह रहे हैं, जो सिंगर आ रहे हैं उनका हॉस्टल में रुकवा रहा हूँ, वहीं हमारे मेस में खाना खा रहे हैं, वहीं उनका गाना रिकॉर्ड हो रहा है। तो पढ़ाई तो मेरी चौपट हो ही रखी थी, वो और चौपट होती जा रही थी। अब ऐसे ऐसे चलते चलते सिंगर्स से मेरा मिलना जुलना शुरू हो गया, छोटे मोटे सिंगर्स के साथ मैं काम करने लग गया, लोगों को पता चल गया हाँ भाई कोई करने लग गया, गढ़वाली में काम कर रहा है। फिर ऐसे ही फाइनल ईयर तक पहुंच गया, जैसे जैसे करके पास भी नहीं हुआ था, अभी तक बैकलॉग्स चल रहे हैं, बस ये था कि मेरी एयर बैग कभी नहीं आई। तो ऐसे ऐसे करते करते फाइनल ईयर में पहुंचा हूँ। तो उससे पहले मतलब शायद 2013 या 12 के अराउंड में ऐसा हुआ था कि मेरी एक एल्बम रिलीज़ हुई थी, उसमें मैंने एक गाना गाया था बरखा करके, उसका नाम मतलब बरखा सॉन्ग था। तो अमित सागर जी के पास वो जो गाना था वो अमित सागर जी ने भी गा रखा था, तो उनका फ़ोन आया कि यार बेटा तूने ये गाना कहाँ से मिला, कहाँ से गाया। तो मेरे को मैंने उनको बताया सर मेरे पास ऐसे ऐसे करके गाना है, तो उन्होंने बोला यार बहुत अच्छा मिक्स कर रखा है गाना, कि हम कुछ मिलके करते हैं गाने वगैरह। तो मैं उस वक्त कॉलेज में था, और मेरा कॉलेज श्रीनगर से कितना 1-1.5 घंटे दूर है बस। तो मैं उस वक्त उनसे पहली बार मिलने के लिए गया, हमने सबको पता कि हमने चैतवाली एक गाना किया है, लेकिन उससे पहले हमने करा है एक रांझना करके सॉन्ग है, उसको उसको पहले हमने करा था। तो उसका कोई ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन मैं कॉलेज में था, मेरे को ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि मेन स्ट्रीम में मैं काम भी नहीं कर रहा था। मेरे लिए ये था कि हाँ भाई मैं कॉलेज में पास हो जाऊँ, मेरे लिए वही बहुत है, बस गाने चलते रहेंगे। फिर मेरे को उसके बाद कुछ टाइम पहले जब मैं कॉलेज में था, मेरी उनसे ही बातचीत होती थी, जो चंद सिंह राय जी के जो बेटे हैं, राकेश भारद्वाज जी, यूफोरिया बैंड के जो वो है मेंबर है काफ़ी अच्छे। तो उनका मेरे को कॉल आया कि यार गुंजन के एक काम करना, कि एक गाना है सॉली गोरागोर मेरे पापा का, उसको तू बना, और उसको बनाना अमित के साथ, मतलब अमित सागर जी के साथ वो गाना बनाना है। लेकिन मेरे दिमाग में कोई और गाना चल रहा था, वो था चैतवाली, क्योंकि मैंने अमित सागर जी के यूट्यूब चैनल पे देखा था वो गाना, उनने ऐसी लाइव किसी के साथ बैठ के वो गाना गा रखा था। तो मैंने फिर अमित सागर से बात करी, उनसे बोला सर गाना करना है, लेकिन राकेश सर बोल रहे हैं कि सॉली गोरागोर करना है, हम लोग चैतवाली करते हैं इस बार। तो उनको उनने वो एक डमी ट्रैक गा के भेजा कि यार चैतवाली ऐसा ऐसा गाना है, उनने वो डमी गा के भेजा। अब मैं जब कॉलेज में था तो उस टाइम में मैंने थोड़ा बहुत रुपये कमा लिए थे, तो मैंने तो अपना साउंड कार्ड ले लिया था एक छोटा सा, और एक छोटा सा कीबोर्ड ले लिया था, तो और हल्का छोटा छोटा माइक एक मेरे पास था। तो मैं उनके स्टूडियो में गया, मैंने सर को बोला सर एक काम करते हैं, मैं आपको ही पूरा वोकल ट्रैक रिकॉर्ड करता हूँ और गाना मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरे को फ्री हैंड छोड़ा, तेरे को जो गाने पे करना कर ले। तो मैंने भी उनसे वही बोला था कि सर मेरे को जो मन में आएगा वो करूँगा गाने में। तो मैं कॉलेज में बैठा हुआ आराम से, और मेरे उसी दौरान मेरे जो मैं उसके बाद शिलोंग गया था, मतलब उस स्टोरी के बाद बताऊँगा कि कहाँ से मेरे बैंड मेंबर्स आए, कैसे कैसे हुआ। तो मैं अपने हॉस्टल में बैठा हूँ, गाना बना रहा हूँ आराम से, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो शिलोंग में थे मेरे साथ, वो भी मेरे साथ वहीं थे। मतलब एक रूम का हॉस्टल है छोटा सा, जो एक बंदे के रहने के लिए, हम वहाँ पे 3-4 लड़के रहते थे साथ में, और सोने का कुछ ऐसा नहीं, एक ही बेड में 3-4 घुस रहे हैं, कैसे कैसे करके सो रहे हैं। तो मैं वो गाना बनाता था, चैतवली बनाता था, उस टाइम अपने फ्रेंड्स को सुनाता, मैं बोलता यार देखिए गाना कितना सही बन रहा है, अरे चल जाएगा शायद। मतलब एक अपने अंदर से खुद से एक वाइब आती थी कि यार ये बन तो सही रहा, चल भी जाएगा। मैंने उनको फिर पोस्टर बना के दिया अमित सागर जी को, गाना गुना बना के दिया पूरी तरीके से, और उनके चैनल पर अपलोड ही मैंने कर दिया था गाने कि सर मैं बना रहा हूँ, मैं आपको गाना देता हूँ। अपलोड वगैरह हो गया, उसके बाद फिर मेरा कॉलेज ख़त्म होने पे आ गया। लकीली मेरी सारी, एक होता है किस्मत वाली बात, एंड सेमेस्टर में मेरा सारे बैकलॉग्स क्लियर हो गए, पास भी मैं हो गया। और इसी दौरान ये भी हुआ था कि जो बैंड मेंबर्स जो थे, मतलब बैंड मेंबर्स क्या थे, वो मेरे सीनियर थे कॉलेज के। मैंने उनका एक गाना कभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रिकॉर्ड किया था। जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा तो उन्होंने बोला कि यार हमें ना और ट्रैक्स रिकॉर्ड करना है। तो हमारा जो बैंड था वो पूरा प्रॉपर मेटल उसमें चले गया था, मेटल फॉर्म था हमारा। तो मैं जब फाइनल ईयर में पहुँचा, मैंने सर लोगों को बोलता कि सर आप लोग आ जाओ हॉस्टल में मेरे रूम पे रहना। तो हम तीन, दो वो बंदे थे, एक मैं था, और एक हमारा फ्रेंड और आता था, तो हम 4 लोग रहते थे एक ही रूम पे।
मतलब एक ही बेड है, एक बेड हमने फिर जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से लाए थे, और 2 सिंगल बेड में हम ऐसे घुस घुस के सोते थे। तो मैं उनके साथ फिर हमारा प्लान बना कि मैं इस बैंड में जुड़ूंगा, और मैं क्योंकि मेरा करियर तो कहीं जा ही नहीं रहा था, ना कोई गाना चल रहा है ना कुछ बन रहा है, और सर लोगों का भी सीन ये था कि बैंड बनाना है। तो मैंने बोला मैं भी बैंड में ऐड हो जाता हूँ, मैं गाने आपके साथ अरेंज करूँगा, उन्हें मिक्स वगैरह करूँगा, लाइव जब कोई शोज़ होंगे उस पर भी काम करूँगा साथ में। तो मैं कॉलेज से जैसे ही पास हुआ फिर मैं सीधा अपने वहाँ चले गया, घर गया। घर मैंने पापा को सिर्फ ये बोला था कि हाँ मेरे को सिर्फ 1 साल का टाइम दे दो, मैं कुछ ना कुछ नहीं कर पाया अगर तो फिर मैं वापस आके और जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करूँगा। तो इस चीज़ में मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है कि उन्होंने मेरे को कभी मेरे को ना नहीं बोला किसी चीज़ के लिए। उनने मुझे बोला कि ठीक है देखो जो करना तू कर। तो मैं अपना सामान पैक करके 2 या 3 दिन घर पे रहा, और वहाँ से मैं चले गया दिल्ली। दिल्ली में जो जितने मेरे बैंड वाले जो थे ग्रुप था वो वहाँ दिल्ली में थे, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो एक सीनियर है उनकी जॉब थी वहाँ पे। तो वहाँ पे अपना लैपटॉप वगैरह थोड़े कपड़े बांध के और थोड़ा छोटा मोटा सामान लेके चले गए वहाँ पे, और बना रहे हैं भाई, गाना बना रहे हैं, चलो अपने सॉन्ग्स बना रहे हैं। और साइड बाई साइड मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, यहाँ जैतौली बना रखा है, इसको भी चेक करता रहूँगा कि क्या चल रहा है। तो मैं ऐसे ही खोलता था रैंडमली, 2 महीने हो गए हैं, कुछ गाने के कोई व्यूज़ नहीं है, ऐसे 5-10 हज़ार व्यूज़ के आसपास थे। फिर मतलब वो चीज़ दिमाग में थी कि जैतौली को भी चेक करना है। और 2-3 महीने हम वहाँ दिल्ली में थे, हम वहाँ पे मेटल कल्चर सोच रहे हैं कि यहाँ दिल्ली में कुछ होगा, लेकिन हमारे पास कोई ड्रमर नहीं था। तो एक रैंडम प्लान बना मेरा और जो हमारे साथ जो गिटारिस्ट है उनका, जो मेरे सीनियर है, मतलब हमने प्लान करा हम शिलोंग जाते हैं। कुछ पता नहीं शिलोंग कैसा है, क्या है, कैसे रहना होता है, क्या करना होता है। चल दिए, अगले 2 दिन के अंदर हमने सामान पैक करा सारा का सारा, और वहाँ पे चल दिया। वहाँ पे गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, 15 दिन हो गए, कोई रूम नहीं मिल रहा है रेंट पे। लोग हमसे सीधे मुँह बात तो कर रहे हैं, बट एक पता चल रहा है कि यार जैसे जब कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा यहाँ पे आता है उनको लगता है कि आउटसाइडर है, वैसे ही हमें वहाँ पे फील हुआ कि कोई हमें उस तरीके से ट्रीट ही नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था बाहर से टूरिस्ट आ रखे हैं, इनसे कैसे रुपए निकाले जाए। पैसे हम पे थे नहीं, हम तो जा रखे थे बिल्कुल खाली जेब लेके वहाँ पे कि कुछ करेंगे, पैसे कमाएंगे। जैसे जैसे करीब 15-20 दिन में हमें वहाँ पे घर मिल गया रेंट पे। मतलब हमने इनफैक्ट 4 BHK मतलब 3 BHK वहाँ पे हमने पूरा एक उठा लिया था, क्योंकि हम लोग 4-5 लोग थे साथ में। तो जैसे हम 2 जब वहाँ पे शिलोंग में पहुँचे, फिर हमने बाकी के जो 2 थे उनको बुलाया। फिर हमारा जो असली जो टास्क था वो शुरू हो गया, हमें एक ड्रमर ढूंढना था। हम रोज़ जाते थे, अलग अलग जगह पता कर रहे थे ड्रमर चाहिए, क्योंकि जो मेटल जो फॉर्म है उसमें बहुत बड़ा रोल एक ड्रमर का भी रहता है। और ये जो मेटल कल्चर है वो इंडिया में इतना क्या बोलते हैं उसकी वैल्यू इतनी नहीं है मतलब इंडिया में, लेकिन शिलोंग में मेटल कल्चर ही फॉलो होता है। वहाँ पे बिल्कुल यही इन्हीं तरह के गाने सुने जाते हैं। तो हम लोगों को वो सबसे अच्छा स्पॉट दिखा था कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे अपना काम करेंगे। शिलोंग में जब हम पहुँचे वहाँ पे रोज़ हमारा जाना हो रहा है, मिलना हो रहा है। लेकिन आप जब जिस जगह पे जाते हो आपको वहाँ की असलियत दिखनी शुरू होती है। वहाँ पे हर किसी को म्यूज़िक आता है, और जब हर घर पे एक म्यूजिशियन होगा तो म्यूज़िक की वैल्यू भी तो उतनी कम हो जाती है टाइम के साथ। म्यूज़िक की वैल्यू तभी तो बनेगी ना जब, जैसे हर घर में दाल चावल बनती है तो हम दाल चावल को मजाक में लेते हैं, यार दाल चावल ही थे, वैसे ही वहाँ म्यूज़िक था। वहाँ कोई दुकान में बैठा है वो गिटार बजा रहा है, और हमारे बैंड वालों से अच्छा बजा रहा है गिटार, साथ में चावल भी पकड़ा, लो भैया चावल ले लो, फिर दोबारा अपने गिटार पर लग गया। ऐसे ही वहाँ पे हर कोई ड्रमर भी ऐसा है, क्या पनवाड़ी भी होगा वो भी ड्रमर निकल जाएगा, वो हमसे अच्छा म्यूजिशियन होगा। और म्यूजिशियन की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए हम वैल्यू भी नहीं है म्यूज़िक की कुछ भी, मतलब वैल्यू है बट मनी वाइज देखा जाए वहाँ पे कोई कमर्शियली उसका कोई वो नहीं है। वहाँ पे आपको स्टेज शोज़ कोई भी कर लेगा, 2000 में भी कर लेता है, 500 रुपये में कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे तो कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए मिल जाते हैं स्टेज शो, वहाँ पे 2000 में भी लोग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ हर कोई अवेलेबल है। किसी के पास भी जब जाओगे वहाँ म्यूज़िक ऐसे ही मतलब बिकना भी क्या है, मिलता है मतलब वहाँ पे म्यूज़िक, वहाँ की वाइब अच्छी है म्यूज़िक की, लेकिन बस वही वहाँ पैसा नहीं कमा सकता आदमी। अब हम शिलोंग में थे, हम ऐसे ही वहाँ पे मैं रोज़ चेक करता था चैतवाली को। एक दिन रात में, मतलब रात में नहीं, मतलब जैसे रात होती है तो मेरे लिए वो सुबह, आप लोगों के हिसाब से सुबह थे, मेरी रात होती थी। मैं 4 बजे के आसपास सुबह चेक कर रहा था चैतवाली, मैंने देखा इसके 20,000 व्यूज़ हो गए। फिर मैं सोया, फिर मैं उठा दिन में 3-4 बजे के आसपास, मैंने देखा यार 80,000 रुपये पहुँच गया गाना। बोला अरे गाना चल पड़ा अचानक से। फिर मेरे को कि क्या पता यार एक रात में चल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले दिन चेक करा 2 लाख हो गया, फिर से चेक करा 3 लाख हो गया, फिर 4 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, वो ऐसे ऐसे करके 1 मिलियन में पहुँच गया गाना। 1 मिलियन पहुँचा, 2 मिलियन पहुँचा। लेकिन एक और चीज़ें मैंने नोटिस ही नहीं करी वहाँ पे, उसमें कुछ घपला हो रहा था धीरे धीरे साइड बाय साइड। मतलब उसके बाद से मेरे और अमित सागर जी के में क्लैशेज़ हो गए हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ मैं देख रहा हूँ अच्छा खासा व्यूज़ आ रहे हैं, बस मेरा नाम कहीं दिखना बंद हो गया था उस गाने में। फिर शायद हमारे क्लैशेज़ हो गए थे, लेकिन उस गाने के चलने से उनको बेनिफिट हुआ, मेरे को ये बेनिफिट हुआ कि मेरे पे सबके फ़ोन आ गए जितने बड़े सिंगर थे कि गाना करना है। अब मैं शिलोंग में बैठा हुआ, मैं गाना कैसे करूँगा। तो मैं
पूरा थर्ड पार्टी वाला सीन करने लग गया कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ म्यूज़िक कर रहा हूँ और देहरादून से रिदम करवा रहा हूँ, फ्लूट दिल्ली से करवा रहा हूँ, किसी से कुछ करवा रहा हूँ और सारा अरेंज करके अपने पास लास्ट में लैपटॉप में गाना वगैरह करके दे रहा हूँ। जैसे यहाँ के जितने बड़े सिंगर थे उन सब से मेरी बातचीत शुरू हो गई। फिर मेरे कुछ घर में प्रॉब्लम्स हुई, मेरा उस वक्त लैपटॉप ख़राब हुआ, मेरे को शिलोंग से वापस आना पड़ गया। फिर मेरी शिलोंग में अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी अनबन हो गई, वहाँ से वापस आया, फिर यहीं पे रहा काफ़ी टाइम तक। देहरादून मेरा एक छोटा सा मेरे भाई का रूम था, 2 रूम सेट था, वहाँ पे छोटा सा लैपटॉप अपना मैंने क्या करा, बेड होता है, बेड के ऊपर लैपटॉप रख दिया और गद्दे को नीचे बिछा के बैठा हूँ लैपटॉप के साथ, और सारे बड़े बड़े सिंगर आ रहे हैं वहीं रूम पे। मैं सोच रहा है या तो मैं बड़ा हूँ या ये लोग मेरे को वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं क्या करता था, अब वो बड़े बड़े सिंगर उनको आदत है बड़े बड़े स्टूडियोज़ में गाने की, और मैं बिल्कुल एक कमरे में बुला दे रहा हूँ उनको, हाँ भाई यहाँ पे आ जाओ गा दो। लेकिन उनके लिए ये चीज़ अच्छी थी कि उन लोगों ने कभी मेरे को ऐसा नहीं बोला कि यार ऐसे में क्यों काम कर रहे हो। उनका पॉइंट था कि हमें क्वालिटी चाहिए और क्वालिटी आप दे रहे हो तो हम आपसे काम करवाएंगे। फिर ऐसे करते करते फिर मैंने एक स्टूडियो बनाया छोटा सा, मेरे साथ उस वक्त विशाल भी था, हम दोनों साथ में मिलकर स्टूडियो बनाना शुरू करा। फिर हमने एक दूसरा स्टूडियो चेंज करा। फिर मतलब उसके बाद फिर मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, मेरा नाम हो गया, काम अच्छा हो रहा है, पैसा भी खूब कमा रहा हूँ। लेकिन मेरे को उस टाइम पे एक चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई कि मेरा मैनेजमेंट बिल्कुल ख़त्म है, कुछ मैनेज नहीं कर पाता था। काम ले रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ कि हाँ सर 1 महीने में आपको गाना दे दूँगा, 1 महीने में दे नहीं पा रहा हूँ, दे रहा हूँ 2 महीने में, कभी 3 महीने में, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में 2 साल बाद अभी भी नहीं दे रखे हैं, वो अब दूँगा। तो इस पिछले 1 डेढ़ साल में जो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया, उसने मेरे धक्का मारा है, मतलब एक तरीके से मेरे को, एक होता है ना यूनिवर्स ने मेरे को पिछवाड़े पे लात मार के समझाया कि बेटा तू जो कर रहा था ना इतने टाइम से, तुमने 27 साल जो बर्बाद कर रहे हैं कि तेरे को दुनिया का मज़ा दिखाने की, दुनिया लाइफ होती कैसे। तो हमारी एक वेब सीरीज़ आई थी 2020 दिसंबर के आसपास, उसका नाम था मेरी सुपर बॉय। तो मैं 1 हफ्ते तक लगातार, मतलब हमें हर हफ्ते एक एपिसोड निकालना था उसका, तो 1.5 महीने तक मैं उसी में बिज़ी रहा। और वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी था, मतलब बहुत इन्जॉय भी करा, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था और बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारी मेरी आपस में घर से लड़ाई होने लग गई थी और मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, मतलब काम कर कर के थक रहा हूँ। सबको मैंने गोली दे रखी है कि हाँ मैं आपका गाना कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा, उनसे झगड़ जा रहा हूँ। मैं सबको क्या एक्सक्यूज़ दूँगा, यही बोलता था कि अरे मैं आपका गाना अच्छा करना चाह रहा हूँ इसलिए तो लेट हो रही है, भले अच्छा वो मेरे से बन नहीं पा रहा गाना, लेकिन सबको मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कन्विंस कर रहा था कि हाँ मैं आपका गाना अच्छा बना रहा हूँ इसलिए लेट हो रही है। फिर जैसे दिसंबर आया, फिर मैं और थोड़ा मेरे अपने ही आपस में क्लैशेस होते रहे, झगड़े होते रहे किसी के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ झगड़े हो रहे हैं। फिर लास्ट ईयर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक मेरा तब भी काम कुम सही चल रहा था, लेकिन मेरा थोड़ा बहुत मैनेजमेंट ख़राब था। मैं क्या करता था, काम तो करता था लेकिन बोल दे रहा कुछ हूँ, काम कभी कवर करके दे रहा हूँ। फिर ऑलमोस्ट जून के आसपास मेरी अपनी फैमिली में बहुत बड़ी लड़ाई हुई मम्मी पापा के साथ, और मेरा जो विशाल के साथ स्टूडियो था, मेरी विशाल से भी लड़ाई हो चुकी थी उस टाइम पे, सबसे मेरी लड़ाई होने लग गई थी। मैंने रातों रात अपना स्टूडियो चेंज करा और फ्लैट्स में शिफ्ट हो गया। 3 BHK में अकेला बंदा रह रहा है एक फ्लैट में, क्योंकि घर में लड़ाई हो चुकी है। और मैं कम से कम नहीं भी तो 2 हफ्ते या 2 ढाई हफ्ते तक मैं घर नहीं गया। वहाँ से मम्मी का कॉल आता था, मम्मी रोती थी फ़ोन पे, पापा बोल रहे हैं कि यार तू जिस टाइम पे कि तेरे को हेल्प, मतलब मेरे पापा के हाथ में प्रॉब्लम हुई थी तो उस टाइम पे मैं उनके साथ गया ही नहीं, वो अपना फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, और मेरे को बिल्कुल गुस्सा चढ़ा है कि मैं आऊँगा ही नहीं आपके साथ। रह रहा मैं देहरादून में ही हूँ, पर घर से कम 10 किलोमीटर दूर के आसपास में रह रहा था। पापा की फिजियोथेरेपी चल रही है, मम्मी फ़ोन करके रोती थी उस टाइम पे कि तू आ क्यों नहीं रहा है। मैं अपने उसमें अकड़ में रहता हूँ कि मैं आऊँगा ही नहीं घर, अब मैं अकेले रहूँगा, इंडिपेंडेंट रहूँगा। लेकिन वही होता है ना, जब आप एक बार उल्टे कदम उठाना शुरू कर देते हो फिर वो उल्टा ही चलता है। मैं जब वहाँ गया उस दिन, उसके अगले दिन मेरी बाइक पे आग लग गई थी। फिर मेरा जो सिस्टम था, मतलब CPU था, CPU ख़राब हो गया। फिर जहाँ मैं रह रहा था उसके बगल वाले घर पे आग लग गई। फिर वहाँ जिस बिल्डिंग में रहता था वहाँ नीचे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी हमारा वो पावर सप्लाई, उन सब में आग लग गई। तो वहाँ आग लग रही थी, मतलब धीरे धीरे वो आग बाहर दिख रही थी, अंदर अंदर भी लगने लग गई थी। फिर मेरी घर पे लड़ाई होने लग गई पापा के साथ लगातार, और इस चक्कर में क्या हो गया कि मैं, दिमाग तो शांत नहीं हो रहा है, अब मेरे साथ ये हो रहा है घर पे लड़ाई होगी, मूड कैसे ठीक करूँगा। बंदा क्या करता है, दारू लाता है। मैं धीरे धीरे अल्कोहलिक हो गया, मेरे को रोज़ रात के टाइम पे दारू पीनी पड़ती थी ताकि मैं ठीक रहूँ, मेरा मूड ठीक रहे। फिर सुबह के टाइम पे अपना काम कर रहा हूँ, काम भी ऐसे नहीं कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या, अब तो मेरे को अकेले रहना है, बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे। वो इस चक्कर में कमाते रहना है, पैसे कमाना है। मेरे को डेट एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मेरे को शायद जून के एंड में पहली बार एंग्जाइटी अटैक आया।
और वो बहुत मतलब वो एंग्जाइटी अटैक ऐसा नहीं था कि एक ही बार में आ गया, उससे पहले मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें दिखी, हेलुसिनेशंस होने लग गए थे, मैं खुद को चलते हुए देखने लग गया था। मैं स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसे देख रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि हाँ मैं चल रहा हूँ और परेशान हो रखा हूँ, हाथ पैर ऐसे ऐसे मसल रहा हूँ। फिर मैंने बोला कि इनको क्या पता कुछ उल्टा दिख रहा होगा। फिर अपना आराम से काम कर रहा हूँ। कभी रात के टाइम पे मेरे को लगता था मैं किसी से बात कर रहा हूँ, सुबह देख रहा हूँ फ़ोन पे किसी से कोई बात नहीं कर रखी है, लेकिन मेरे को याद है कि मैंने पूरी बात करी थी रात के टाइम पे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रही। फिर मेरे को एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात में मेरे को डर लगने लगा था स्टूडियो में अकेले में। तो मैं जब सोया था, मतलब वो जो पहला पैनिक अटैक आया था उसमें क्या हुआ कि मुझे लगा सुबह 5-6 बजे के आसपास किसी ने मेरे पैर से ऐसे हाथ हाथ लाते हुए और यहाँ पे गर्दन पे किसी ने रॉड मार दी इतनी देर में। तो वो दर्द इतना नहीं हुआ जितना मेरे को डर लग गया उससे, और डर खौफ बैठ गया मेरे को। मेरा दिल, मैं कुछ भी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ मुझे डर लग रहा है। मेरे को जितने मैंने सारे हेलुसिनेशन मेरे साथ हुए थे, जो मैंने खुद को देखा था, मैं उसके बारे में, वो चाहे उस वक्त दिख नहीं रहा है पर सोच के मेरे को डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ शायद। और अगले दिन मेरे पापा का प्रमोशन हो गया, तो मैं उनके साथ नैनबाग, उनको अब नैनबाग में उनका प्रमोशन हुआ एज अ प्रिंसिपल। तो उनने बोला कि मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब नया नया एंग्जाइटी अटैक आ रखा है, उसका एक दिन में बुखार तो उतरता है नहीं, अगले दिन मेरे को डर लग रहा है, बात करने में डर लग रहा है, हर चीज़ से, लोगों से मिलने में डर लग रहा है। प्लस मेरी पापा के साथ हमेशा लड़ाई रही है उस 1 महीने के गैप में। तो मुझे वैसे ही ऑल टाइम डर नहीं लगता था, पहले मैं बात नहीं करता था पापा से। पहली बार ऐसा होता था, मुझे डर लग रही थी मैं कैसे जाऊँगा गाड़ी में उनके साथ। और पापा के हाथ में दिक्कत थी, तो कार भी को चलानी थी उनके साथ। मैं पहुंच तो गया सुबह सुबह, लेकिन मेरे को डर लग रहा है। मैं कार चला रहा हूँ, पापा को कॉल्स पे कॉल आ रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, अब प्रमोशन हो रहा था तो सब लोगों के कॉल्स। जब तक वो कॉल पे बात कर रहे थे तब तक तो मैं ठीक था। जहाँ उनने फ़ोन काटा वहाँ मेरे दिमाग में उल्टे उल्टे थॉट्स आने लग जा रहे, और मैं वापस से अपने उसमें, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, सांस लेने में दिक्कत। मतलब एक मोमेंट ऐसा आ गया था शायद मैं गाड़ी से कूद जाता, गाड़ी चलाते और छोड़ देता गाड़ी को। बट होपफुली ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपने दिमाग को समझाया कि भाई अभी नहीं करना है ऐसा कुछ, पहुंचना पड़ेगा नैनबाग। नैनबाग पहुंचा, वापस आते हैं पापा के साथ थोड़ी बार बातचीत करी, बट वो बात नहीं थी जैसे हम पहले बात करते थे चीज़ों के बारे में। घर पहुंचा, लेकिन घर पे लड़ाई हो रखी थी, तो इसलिए मैंने घर पे रुका नहीं। मैंने बोला मैं वापस जा रहा हूँ। फिर मैं वापस अपने फ्लैट में चले गया। वहाँ पे, अब वहाँ डर भी लग रही है। डर से बचने का सॉल्यूशन क्या है? दारू है। तो रात में जैसे ही पहुँचा वहाँ पे, मैं सीधा वाइन शॉप में जाके और एक बॉटल उठा के लाया, बियर के कैन वगैरह लेके आता था। तो एक दिन तो ठीक था, मेरे को लगता है क्या पता कल ठीक हो जाएगा, वो कल भी ठीक ना हो। अब ये तो चलो सिर्फ ये वाला एक चीज़ है। होता क्या था, मेरा म्यूज़िक पहले निकलना बंद हो गया, मेरे को म्यूज़िक समझ आना बंद हो गया कि यार म्यूज़िक में ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं अपने पुराने गाने सुन के बोलता यार मैंने क्यों करा होगा, मतलब मिक्स ऐसे क्यों करते हैं। मैं लोगों के गाने सुन के बोलता ये भी तो ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे मैं काम कर रहा हूँ, क्या डिफरेंट है मतलब, और मैं क्यों कर रहा हूँ। और मैं धीरे धीरे अपने उसमें जाने लग गया था, डिप्रेशन वाले फेज़ में। मेरे को हर बार ये होता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और मैं कब तक गाने बनाते रहूँगा और कब तक मैं गाने करते रहूँगा। और चलो बना भी दिए गाने, 1 मिलियन आ गया, 2 मिलियन आ गया, 3 मिलियन व्यूज़ आ गए, फिर तो लोग भूल जाएंगे मतलब इन गानों को, फिर क्या फ़ायदा इनको बनाने का। और मैं ये सब सोच रहा था कि एक दिन तो मरना ही है ना कि सबको, तो गाने बना के फ़ायदा क्या है, क्या करूँगा गाने बना के। तो ये चीज़ ना बढ़ती रही दिन पर दिन, हर दिन बढ़ती जा रही है। मेरा अल्कोहल इंटेक और बढ़ते जा रहा है। मैं बिल्कुल, पहले मैं रात में टाइम में पीता था, फिर मैं शाम को पीने लग गया, क्योंकि मैं लोगों से बातचीत तो करनी बंद हो गई थी। मेरे को हर टाइम रहता है मैं अब क्या करूँ, शाम तो हो गई, शाम के बाद क्या करूँगा, रात कैसे काटूँगा। तो वही वाइन शॉप में जाके अपना अल्कोहल उठाई और शाम को ही शुरू, 6 बजे के बाद से मैं आराम से पी रहा हूँ अपना, और स्टूडियो में बैठ रखा हूँ, सबको लग रहा है काम कर रहा है। सुबह मैं एक राउंड घर चल जाता था, उसके बाद क्योंकि मेरे को घर पे यार इतना लंबा दूर रहना मेरे बस की बात भी नहीं हो पा रही थी, तो मैं घर आता था घर पे। फिर हुआ ये कि मेरा पूरा क्रिएटिव ब्लॉक हो गया, मेंटल ब्लॉकेज हो गया, और मैं उल्टे थॉट्स आने लग गया हर चीज़ को लेके। मैं, अगर मेरे को कोई अच्छी बात बताएगा भी, मैं उसके भी कम से कम 10 नेगेटिव गिना सकता था किसी को। मैं इतने बुरे स्टेट में जाने लग गया था। टाइम के साथ साथ ये बढ़ते रहा, मतलब मेरे 4-5 महीने में ऐसा हो गया था कि मैं साइकेट्रिस्ट पे गया, मेरे को वहाँ साइकेट्रिस्ट में जाने में डर लग गया। वहाँ मैंने देखे लोग, कोई मतलब थोड़ा कोई साइको टाइप का था, किसी में कुछ डिफ़ॉल्ट था, किसी में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनको देख के मुझे डर लगने लग गया। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि सर जैसे यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को तब भी डर लग रहा है। तो उन्होंने मेरे को तब बोल दिया था कि शायद तुम डिप्रेशन में जाने वाले हो, अगर तुम्हारे 2 हफ्ते से ज़्यादा ये चीज़ हुई तो तब तुम शायद डिप्रेशन में चले जाओगे। अब मैं उस बंदे को, डॉक्टर को कैसे समझाऊँ कि 2 हफ्ते तो पत्नी कब हो चुके हैं इस चीज़ को होते होते। मेरे को 2 महीने से 3 ऊपर हो गया था ये सब झेलते झेलते। मैंने बहुत सारे डॉक्टर वगैरह चेंज करे। एक डॉक्टर यहाँ पे बहुत फेमस है, मैं उनके पास गया, उन्होंने बताया सर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरी सर पे दर्द है, मेरी गर्दन पे दर्द हो रहा है,
मेरे को अजीब अजीब सी प्रॉब्लम हो रही है। उनने मेरा पूरा चेकअप किया और लास्ट में उन्होंने बोला बेटा देखो कुछ नहीं हो रखा है, तेरे दिमाग में है जो भी दिक्कत है कि तेरी। उनने को पूछा आपकी एज कितनी? उन्होंने सर मेरी एज है इतनी इतनी है, सिर्फ 27 के अराउंड है। तो उन्होंने को साफ बोला 27 की एज में कि तुम्हारे दिमाग में कबाड़ा भर गया है कि और कुछ नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कि तुम भागवत गीता सुनो। बस उनने जो बोला ना भागवत गीता सुनो, बस वहाँ से मेरी लाइफ ने जो पलटा खाया ना, पलटा ऐसा नहीं पॉजिटिव पलटा नहीं था, वो नेगेटिव हो गया था, क्योंकि मैं हर चीज़ को नेगेटिवली देखता था। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ क्या होता था। मतलब मैं जैसे भागवत गीता पढ़ रहा हूँ, पढ़ने मेरे को पहले समझ नहीं आया, तो मैंने सुनना शुरू करा सिंपल लैंग्वेज में। एक है मतलब भागवत गीता पूरा सुनाते हैं, तो उसमें कृष्ण भगवान जब, मतलब आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसा था। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो भी इंसान कमज़ोर है या व्यर्थ का है, जो कोई काम धंधा नहीं करता है, उस इंसान का वध हो जाना चाहिए। और मैं वो सोच रहा हूँ कि यार भगवान जी तो सही बोल रहे हैं, लेकिन ये मेरे बारे में तो बोल रहे हैं, मेरा वध करने आएगा कौन? पर बात तो सही सही बोली भगवान ने, लेकिन वध कौन करेगा मेरा? ठीक है, फिर मेरे को लगा यार वध कोई कर नहीं रहा तो मैं ही करता हूँ अपना वध खुद। तो मैं उसके बाद में काफ़ी सुसाइडल हो गया था, क्योंकि मतलब आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें हर एक चीज़ ऐसी टाइप की थी। फिर मैं एक और है उनके ना वीडियोस एक बोलते हैं, मतलब मैं नाम भूल गया हूँ, तो वो भी अध्यात्म के बारे में बात करते हैं। तो उनके बाद भी एक क्वेश्चन आया था किसी का, तो उस क्वेश्चन को मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो हुआ क्या था, तो वो क्वेश्चन किसी लड़के का था कि मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे घर वाले मेरे पैर पकड़ लेते हैं, मेरे को कुछ करने नहीं देते हैं, मुझे डांट देते हैं। और उस वक्त मेरे घर वालों से लड़ाई चल रही थी, उन्होंने खुद सोच रहा है मेरी बारे में तो बात कर रहा है ये भी। वहाँ से जो थे वो जो आचार्य थे उन्होंने बिल्कुल डांट दिया कि तुम हो ही बेकार, तुम हो ही लुंच पुंज, तुम्हारा ब्रांड नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हें तभी डांट पड़ रही है, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम बेकार हो इसलिए तुम्हें डांट रहे हैं। और वो चीज़ मेरे को ऐसे हिट कर गई कि हाँ यार मैं बेकार भी हूँ, बात तो ये भी सही बोल रहे हैं। भागवत गीता ने भी सब कुछ सही बोला, मैं कौरव में आता हूँ। मेरे को वही लग रहा था कि हाँ यार मेरे बारे में बात हो रही, मेरा वध होने वाला है। फिर मैं एक्सट्रीम उसमें चले गया, फिर मैं सुसाइड के बारे में फिर मैं प्लान करने लग गया था। मेरे को रात में नींद आनी बंद हो गई थी, सुबह नींद अगर मेरी नींद, मतलब मैं नींद नहीं आती, मैं बेहोश होना चाहता था बस। तो मैं क्या करता था, फिर मैंने अपना रूटीन चेंज करा। फिर मैंने दिन में दारू पीना शुरू करा 1 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास। फिर ऐसा हो गया था कि मैं जब बाद में और एक्सट्रीम पे पहुंचा, तो मैं ठीक सुबह जैसी वाइन शॉप खोलती थी ऐसे मैं खड़ा हो जाता था कि भैया दारू चाहिए। बल्कि मेरी वाइन शॉप वाले सब लोगों से दोस्ती है बहुत अच्छी। तो सुबह सुबह जैसे 10 बजे पहुंच गए वाइन शॉप लेके, वाइन शॉप में जा रहा हूँ। और बहुत ऐसा नहीं कि मैं कम दारू पीता था, बहुत ज़्यादा पीने लग गया था। सुबह 10 बजे जा रहा हूँ, सीधा स्टूडियो में चले गया हूँ, वहाँ बैठ के बस दिन भर क्या करना है, फिर कोई मूवी लगा दी सिर्फ इसलिए कि ताकि मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना हो और मैं कुछ और ना सोचने लग जाऊँ। क्योंकि मैं जब भी कुछ सोचता था तो मेरे को एक के बाद एक बात सोच रहा हूँ, फिर एक के बाद एक सोच रहा हूँ, वो ओवर थिंकिंग की लेयर बनती जा रही थी। मैं जैसे एक ही सोच रहा हूँ उसके ऊपर एक लेयर बना दे रहा हूँ, फिर यहाँ कुछ सोच रहा हूँ, यहाँ कुछ सोच रहा हूँ, वो चलते 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 वो खो जाता था उन्हीं बातों में और काम करना मैंने छोड़ दिया था। सिस्टम अपना ये समझ लीजिए मतलब कंप्यूटर तो है खोल रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब खोल रहा हूँ, गाने वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ। अब 5 बजे तक ये हो गया, शाम को फिर मैंने घर आना शुरू कर दिया। अब मैं घर आने से पहले क्या करता था, मेरे पास साइकियाट्रिस्ट ने दवाइयाँ दे रखी थी, पर्चा, उसमें नींद की दवाई भी थी, उसमें एंग्जाइटी की दवाई भी थी, तो मेरे पास पर्चा भी था। मैं पर्चा लेकर डॉक्टर पे जाऊँ, उनको बोले सर मेरे को 6 पत्ते चाहिए दवाई के, और 6 पत्ते रात में सोने से पहले खा दो। मतलब पहले मैंने 1 पत्ते से शुरू करा, मतलब पहले 2 डोज खाई, फिर 3 डोज खाई, फिर 4 खाई। इनफैक्ट मैंने ये भी नहीं करा, मैंने कई बार गूगल में टाइप करता था कि यार पेनलेस डेथ कैसे मिलेगी, तो उसमें पेनलेस डेथ का कोई ऑप्शन ही नहीं आता उसमें। मतलब भाई पेनलेस कुछ होता ही नहीं है डेथ में, पेन तो होगा। इस चक्कर में कहीं पंखे में नहीं लटक पाया, छत से नहीं कूद पाया, क्योंकि मुझे डर लगता था अगर मैं कूद गया और नहीं मरा तो हाथ पैर तो टूटेंगे, साथ में सारा डिप्रेशन भी नहीं जाएगा, वो और दिक्कत है। फिर एक बार मैंने ऐसे ही सोचा था कि मैं कार चलाते हुए फ्लाईओवर के ऊपर से कार को पलटा दूंगा, शायद ईजी हो जाएगा मरना। लेकिन फिर मेरे को वही टेंशन हुई, अरे यार एक तो गाड़ी भी ख़राब हो जाएगी, पैसे इतने लगा रखे हैं गाड़ी पे वो भी बर्बाद हो जाएंगे। और दिक्कत हुई अगर गलती से बच गया तो लोगों की डांट भी खाऊंगा, डिप्रेशन तब भी नहीं जाएगा, वो तो वहीं का वहीं अपनी जगह पे जहाँ वो है, वो मेरे दिमाग में तो बैठा हुआ है कि डिप्रेशन है दिमाग में। तो इस चक्कर में ये सब नहीं करा, होपफुली इसलिए बचा हुआ भी आज के टाइम पे। तो वो जो डर था मेरे मन में, एक और मेरे को बहुत अजीब सा थॉट आता था कि मैं सोचता था कि यार सब लोग तो मज़े कर रहे हैं, और मेरे को ये जानने की बड़ी वो थी क्यूरियोसिटी, अगर मैं मर जाता हूँ इन केस तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा। फिर अपने दिमाग में एक और पद चलती थी कि यार अबे यार मैं मर जाऊँगा, इन लोगों को 4 दिन तो रोएंगे लोग, 5वें दिन तो मज़े करेंगे ना, मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा मर के भी। तो मैं सलाह मैं मर भी नहीं पा रहा था, जिंदा भी नहीं रह पा रहा था, मैं दोनों साइड फंस गया था। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर घर में पता चल गया भाई यार जो बंदा दिन भर दारू पी के घर आएगा तो मुँह से तो बदबू आएगी,
घर में पता चल गया। वो लोग पहले से, अब मैं बातचीत करना बंद कर चुका था सबसे। ना मैं हंसता था, ना मैं रोता था, ना गुस्सा आता था, ना कुछ नहीं, मैं कोई रिएक्शन नहीं देता किसी बात पे। तो ये मेरा दिमाग चलता ही कहीं और था। मेरे को कभी मरने के बारे में सोच रहा हूँ, कभी कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ, कभी कुछ सोच रहा हूँ, कभी कुछ सोच रहा हूँ। तो मेरा ये चलते रहा बहुत लंबे टाइम तक। फैमिली परेशान हो गई, उनको समझ नहीं आया कि इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, और मैं शेयर भी नहीं कर पाऊँ कि मेरे को हो क्या रहा है। प्लस मैं इतना झूठा हो गया था, मतलब मैं प्रॉपर जिसको बोलते हैं झूठ बोलना, मैं झूठ बोलता था घर पे आके। घर वालों को बोल रहा हाँ मम्मी मैंने आज 4 गाने कर दिए, और मुँह से आ रही दारू की बदबू। बोलते 4 गाने कहाँ से करेगा लड़का यार, इतनी दारू पी के आ रखा, कब करे 4 गाने। उनको आइडिया हो गया था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर मेरी दवाई की वो बढ़ गई, नींद की गोलियाँ मैं रात में खाने लग गया। फिर मैं दिन में भी खाने लग गया साथ में, नींद की गोलियाँ दिन में भी खा रहा हूँ, और चल ही रहा है बस। दारू भी पी रहा हूँ, नींद की गोलियाँ भी खा रहा हूँ, और सोच रहा हूँ सुसाइड कैसे करूँगा। जो कि मैं अल्टीमेटली सुसाइड ही कर रहा था धीरे धीरे करके। वो सबकॉन्शियसली मेरे को पता नहीं था सुसाइड कर रहा हूँ, बस मैं क्या कर रहा हूँ, नींद की गोलियाँ खा रहा हूँ ताकि मैं बेहोश रहूँ। क्योंकि मेरे को फिर अल्कोहल से असर होना बंद हो गया था। फिर मैं कितनी भी पी लेता था, मेरे को कुछ नहीं होता था, बस उल्टियाँ करता था। और फिर 1 घंटे अगर बेहोश हो रखा हूँ, उसके बाद तो अगले घंटे अगर उठ गया तो मैं नशे में तो हूँ, लेकिन मेरे को नींद ना आए, मेरे दिमाग में फिर थॉट्स आने लग जाए। उसके लिए मेरे को मूवीज़ देखनी पड़ती थी, कुछ ना कुछ करना पड़ता था ताकि मेरा दिमाग एंगेज हो जाए। तो मेरा काफ़ी कुछ बिगड़ गया था उस टाइम पे, कि मेरे को लग रहा था मेरा म्यूज़िक वाला करियर भी ख़त्म हो गया है। मेरे को फिर लगता था क्या करूँगा, मुंबई चले जाऊँगा शायद। फिर को लग रहा है मुंबई में जाके भी तो यही होगा, म्यूज़िक करना पड़ेगा, करूँगा क्या मतलब, और कितना तो रुपये कमा लूँगा, चलो कम 1 करोड़ भी कमा लिए, फिर वो ख़त्म तो होंगे ना कभी किसी टाइम पे। मतलब मैं इस माइंडसेट में चलने लगे थे कि वो भी तो ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैंने सोचा जॉब करूँगा। जॉब करूँगा तो स्टार्ट कब करूँगा, मतलब जॉब कैसे स्टार्ट करूँ। पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, आता नहीं है, 4 साल से छोड़ रखी है पढ़ाई वगैरह। जॉब करने लिए पहले पढ़ाई भी तो होनी चाहिए, वो भी इम्पॉसिबल। मैंने एक बार बीच में सोचा था ट्रक ड्राइवर बन जाता हूँ, बहुत सही ऑप्शन है, कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, आराम से ट्रक चलाते रहूँगा। लेकिन फिर यार ट्रक भी कितना चला पाऊँगा यार, मतलब मन नहीं होगा चलाने का। तो मतलब मैं पूरा उल्टे उसमें चल पड़ा था कि ये भी चलाना है, ट्रक भी चलाना है। मेरे को जो उल्टा थॉट है ना, शायद लेबर बन जाता हूँ। मेरे को लगा यार लेबर बनूंगा यार, कितना तो काम करूँगा, मेहनत भी नहीं कर सकता हूँ मैं। तो मैंने सारे काम छोड़ देते इस चक्कर में। घर वालों ने बोला कि ऐसा कुछ घर ढूंढते हैं जहाँ पे हम भी तेरे साथ में रहें, तेरा बाहर पे स्टूडियो, हम लोग तेरे को कुछ वो नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। और मेरे गले गले आ गई बात, मतलब यार मैं तो फंस गया, इनके साथ आना पड़ेगा, मतलब इनके साथ रहना पड़ेगा मुझे, इनको भी संभालना पड़ेगा। और डिप्रेशन में जा ही रहा था, वो और नेगेटिव होती रही चीज़ें। मेरे को ये हो रहा क्या रही यार, 27 साल तक मैं इनसे बंधा हुआ रहा, मैं और बनूंगा क्या इनके साथ, मैं ज़िंदगी में जीऊँगा कब। तो 1 जनवरी को हम लोग यहाँ घर पे शिफ्ट हो गए थे, और मैंने अपना जो फ्लैट तो छोड़ा ही नहीं, 1.5 महीने तक टालते रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं यहाँ आ गया तो मैं दारू नहीं पी पाऊँगा। मेरे लिए टेंशन हुई थी कि दारू नहीं पी पाऊँगा, दवाई नहीं खा पाऊँगा। तो जनवरी से लेकर फेब, ये जो लास्ट फेब था 24 फेब तक ये चलता रहा, मैं टालते रहा। सडनली पापा को हो गया कि यार तू इतना, मतलब उनको दिख रहा है नशे में है, बात नहीं कर रहा है, बोलना बंद कर चुका है, कुछ भी बोलता नहीं था किसी से, ना फ़ोन उठा रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। तो घर वालों ने पकड़ पकड़ के मुझे शिफ्ट करवा दिया 23 तारीख को, 23 फरवरी को शिफ्ट करवा दिया। अब हुआ क्या कि जैसे ही शिफ्ट हुआ मेरे को ऐसा हो गया कि शिट यार मैं फंस गया, अब मैं कहाँ जाऊँ। ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे को अपने फ्लैट में जाना हुआ गाना करना है। तो मैंने प्लान करा कि यार मैं कुछ घर पे ऐसा झूठ बोलता हूँ कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, और प्रिटेंड करूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं चल दिया घर में बोल के मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, और आज काफ़ी टाइम से मैं बातचीत नहीं कर पाया हूँ किसी के साथ, तो मैं ज़रा बातचीत करूँगा बैठ के। अब बातचीत तो क्या करनी थी, मैं सुबह सुबह ठीक 10 बजे बार पे पहुँच गया। मतलब जगह तो है नहीं कहीं पीने के लिए। मैं सुबह बार में गया, वहाँ पे मैंने बैठ के 3-4 बजे तक पता नहीं कितनी दारू पी, बहुत ज़्यादा पी। फिर वापस आते समय मैं रास्ते में एक जगह पे मैंने एक स्कूटी पर टक्कर मार दी, मेरे को पुलिस ने पकड़ा। फिर मैं 1 घंटे तक उनने मेरे को धरा था अपने साथ में। उनसे मैंने काफ़ी बातचीत करी, उन्होंने पूछा तू परेशान क्यों है, क्या प्रॉब्लम है। बोला सर ऐसे ही बस हो गया, मतलब उसका मैं शेयर नहीं कर पाया, उनसे भी क्या बताता। फिर मेरा एक फ्रेंड है वो मेरे को लेने के लिए आया। मैंने मतलब उनने बोला कि तू इतने नशे में तू जा नहीं सकता, ऐसे किसी को बुला ले। और मेरे को डर लग, सर मैं बोल रहा सर प्लीज़ मारना मत मुझे। मतलब क्यों हम मारेंगे क्यों यार, कि सब पीते हैं दारू, कोई दिक्कत नहीं, बट तूने बहुत पी रखी है तो अपनी प्रॉब्लम बता दे, क्या बता हम कुछ हेल्प कर दे। तो वहाँ पे भी क्या बताना। फिर मेरा फ्रेंड आया, वो मुझे छोड़ने आया घर के बगल तक, और पता नहीं उस मोमेंट में मेरे को क्या आया दिमाग में कि यार ये अच्छा मौका है, आज सुसाइड कर लेते हैं, आज फाइनल करता हूँ चीज़ें। उसने मेरे को बोला कि यार तो एक काम कर, तू घर चले जा। बोला घर नहीं जाऊँगा मैं, मेरे को जाना है आगे, मैं थोड़ा और दारू पीऊँगा। तो वो घर गया, उसने मेरे को बोला कि भाई तू घर जा घर जा। बोला मैं घर नहीं जा रहा हूँ। तो मैं वहाँ से निकला और मैं एक शॉप में गया, वहाँ पे मेरे पास पर्चा था दवाई का, तो मैं वहाँ से 6-7 पत्ते नींद की गोली के लाया,
और मैं चल दिया जंगल की ओर। और वहाँ पे जाते ही बियर के कैन ले लिए बहुत सारे, और एक लास्ट विश जैसे होती है कि लास्ट विश है मेरी, आज भाई मरने वाला हूँ, तो 2 प्लेट मोमो के लेके चल दिया। बगल में मोमोज रखे हैं, सजा रखे हैं बिल्कुल गाड़ी में, आगे कैन सजा रखी है, यहाँ पे बॉटल रखी है, यहाँ पे दवाई के पत्ते रख रखे हैं। तो एक कैन पी रहा हूँ, उसके बाद 2 नींद की गोलियाँ के पत्ते खा दिए, फिर एक और कैन पिया, ऊपर से पहले दिन भर की दारू पी रखी है वो भी पिए जा रहा हूँ। और मेरे को लग रहा था कि मेरा हो जाएगा गेम ख़त्म। पता नहीं मैं किस मोड में ब्लैकआउट हो गया, मेरे को कुछ याद नहीं है। फिर मेरे को सीधा 3 बजे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो रखा है, और उसके पीछे से जो स्टोरी हुई है कि घर वाले परेशान हो गए, पुलिस थाने में रिपोर्ट करवा दी उनने। बिल्कुल मेरा छोटा भाई पुणे में है, उसको कॉल करके बुला दिया कि उनको लगा शायद कि हो गया तेरा भाई, मतलब मेरे भाई को ये बोला कि तेरा भाई चले गया मतलब चले गया। तो उसको पुणे से बुला दिया। घर का माहौल पहले बिगड़ गया, पुलिस वाले थाने में पहली बार रिपोर्ट कराई है बेटे की कि हाँ लापता हो रखा है। तो मेरी मम्मी तब से बहुत ट्रॉमा, आज भी ट्रॉमा में ही है, पर इतना अब तो खैर जब से मैं ठीक हुआ तो फिर घर वाले थोड़े ओके हैं। तो मैं भाई साहब चल पड़ा हूँ बिल्कुल, आज झंडे गाड़ के आऊँगा, मरने जा रहा हूँ। वहाँ पे बैठ रखा हूँ गाड़ी पे, पूरा चित हो रहा हूँ, कुछ होश नहीं। 3 बजे आ रहे हैं पापा, 2 या 3 बजे के आसपास है। उन्होंने गाड़ी खोली, गाड़ी खोलते ही मैं बिल्कुल जैसे बैठा हुआ था उससे लटक के ना पूरा जितना नीचे ज़मीन में गिर गया। तो मे भी उनके दिमाग में थॉट आया कि यार हो गया इसका काम तमाम। तो उन्होंने उठाया मेरे को 2-3 बार, और मैं खड़ा भी हो गया और अकड़ के बोला हाँ कौन है। फिर देखा पापा लोग हैं, मेरे को तब आया कि अरे मैं कहाँ हूँ। तब याद आया कि अरे मैं तो दारू पीने बैठा हुआ था यहाँ पे, मैं कहाँ आ चुका हूँ। वहाँ से पापा आ गए, मेरा कज़न आ रखा है, और मैं इतने नशे में था मेरे को कुछ याद नहीं है। मैं पापा ने देखा यहाँ क्या दारू रखी हुई है और मोमोज़ रखे हैं, और मेरे को आज भी रिग्रेट है, मैं मोमोज़ खा नहीं पाया अभी भी। वो फेंक दिए उन्होंने उठाते ही, बिल्कुल गाड़ी खोली वहाँ से और फेंक दिए। मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम पे कि यार मोमोज़ तो खाने देते एटलीस्ट। ठीक है चलो, वहाँ पे ये निपटा। फिर मेरे को पुलिस थाने ले गए। पुलिस थाने में जाते पत्नी में क्या क्या बोल गया पुलिस वालों को, क्योंकि नशे में था। फिर जब मैं घर पे आया तो यहाँ पे सब मातम फैल रखा है, सब लोग रो रहे हैं, मेरे को कुछ याद नहीं। मतलब मेरे को जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ये मेरे को बताई गई है बाद में कि ये सब हो गया था, क्योंकि जब मैं आया था कि मैं पूरा प्लेग आउट हो रहा हूँ, कुछ याद नहीं क्या हो रहा है, नशे में था, सो गया तुरंत घर आते ही। और घर में सब लोग रो रहे थे उस टाइम पे। मेरा तब भी डिप्रेशन गया ही नहीं था, मतलब उस वक्त मैं अपने उसमें था कि यार शिट यार ये होना तो था ही, मेरे को पता था पकड़ में आ जाऊँगा कभी ना। पकड़ में भी आ गया। घर पे बिल्कुल सुबह उठ रहा हूँ, सुबह घर पे पापा के दोस्त आ रखे हैं, मेरा फ़ोन चेक हो रहा है, हर एक चीज़ चेक हो रही है, ब्लड रिपोर्ट हो रही है, ड्रग्स का टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल बोला यार क्या हो गया है, बहुत बड़ा केस हो गया कल रात में। फ़ोन चेक करा, पापा लोगों ने देखा इसने 6 महीने से किसी से बात ही नहीं कर रखी है, बस मैसेजेस भरे हुए हैं, मिस कॉल्स आ रखी हैं पता नहीं कितनी सारी, कम से कम 2-3 हज़ार मिस कॉल्स, मतलब 2-3 हज़ार भी कम बोल रहा हूँ, पता नहीं कितनी मिस कॉल्स भरी हुई हैं पूरे 6-7 महीने का। बिल्कुल ट्रैक ख़राब हो रखा है। व्हाट्सएप पे सिर्फ चैट्स, मतलब लोगों के मैसेज आ रखे हैं भरे हुए, साथ में ब्लड टेस्ट हो रहा है, ड्रग टेस्ट हो रहा है। वो उस दिन पे तो मेरे लिए वैसा था कि यार भाई बस ड्रग टेस्ट हो गया, मैं संजू बनी हूँ एक तरीके से। और ड्रग टेस्ट वगैरह होने के बाद अब किस्मत जब अच्छी रहती है, देखो मैंने ड्रग्स तो लिए नहीं, तो ड्रग टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव आ गया। और मेरे घर वाले परेशान हो गए कि कर क्या रहा है इतने टाइम से, फिर इतने नशे में रहता कैसे। और जो मेरा ब्लड टेस्ट था उसमें भी थोड़ा बहुत अल्कोहल का आया था, पर ऐसा मेरे को लग रहा था कि यार इतनी दवाइयाँ खाने के बाद मेरी किडनी क्यों नहीं ख़राब हुई होगी, ये कुछ तो ख़राब होता। किडनी भी ठीक है, लीवर वगैरह भी ठीक है, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रखा है बस। मैंने बोला ठीक है, मतलब बच रखा हूँ अभी तक। अब मेरा भाई भी पुणे से आ गया, और मेरे को अभी भी वही, अब अचानक से जो बंदा 6 महीने से पी रहा है उसको अचानक तुम सब कुछ छुड़वा दोगे, नींद की दवाइयाँ भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, तो कैसे बचूंगा। शाम को मेरा भाई आया, मैंने उसको बोला भाई प्लीज़ यार बस मेरे साथ चल, मेरे को एक बियर की कैन पीनी है। उसने मुझे जो डांटा है, मेरे को उस वक्त रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने उसने को बोला भी कि इतना बड़ा कांड करा भैया आपने, और आप तब भी बोल रहे हो कि मेरे को बियर पीनी है। मेरे को तब भी समझ नहीं आ रहा था कि यार मेरे को क्यों रोक रहे हो पीने से, क्योंकि मेरे अंदर वो हो गया था यार रोज़ पीने की आदत थी, अचानक से परेशान हो रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही अगले दिन हुआ, 3 दिन तक मतलब मेरा ये चलते रहा, मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए था, मैं कर नहीं पाया। फिर अचानक से फिर मेरा थोड़ा करके जब 3-4 दिन मेरे को हो गए, फिर मेरा थोड़ा मूड ठीक होने लगा। और जब मूड ठीक हुआ तो सबसे पहले जो रूम मेरे को स्टूडियो वाला दिया गया था, मैंने सिर्फ एक बार ट्राई करने के लिए कि मैं ठीक हो गया हूँ कि नहीं हुआ हूँ, मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए यहाँ पे एक म्यूज़िक बनाया, वो अच्छा बन गया। मतलब यार इसका मतलब ये रूम अच्छा है मेरे लिए, मतलब एक मेरे को अंदर से हुआ कि यार मेरा म्यूज़िक तो वापस आ गया, चलो ठीक है। मतलब म्यूज़िक ख़त्म नहीं हुआ बॉडी से भी, दिमाग में है मतलब म्यूज़िक। फिर मेरे को ये लगा यार रुपए तो सारे ख़त्म हो गए, सारे पैसे उड़ा दिए, सब दारू में उड़ा दिए, सब इन सब चीज़ों में उड़ा दिए, करा क्या जाए, स्टूडियो कैसे बनाया जाए। तो मैं सुबह से वॉक पे निकला,
और मेरे को घर वालों को डर था कि अरे फिर उस दिन शिवरात्रि थी, अभी 27 या 28 तारीख को। तो मेरे पेरेंट्स को डर लग गया इस चीज़ से कि अरे फिर से चले गया है, सुबह सुबह 5 बजे कुछ नशा करके आएगा। अब मैं तो चलो पूरे मोटिवेट होके गया था कि चलो कुछ सोचता हूँ कैसे करना है क्या करना है। वहाँ से मेरे पापा भी बेचारे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं चुपके चुपके देखने के लिए मेरे को कि क्या क्या कर रहे हैं। वो थोड़ी देर तक तो मेरे पीछे आ गए, उनके बाद उनकी आफत आ गई, वो वापस आ गए घर। उन्हें इसको बाद में ही देखेंगे अब कि क्या करके आ रहे हैं। तो मैं इतनी देर में मतलब मैं काफ़ी लंबा घूम के आया, 6-7 किलोमीटर। और घर पहुँचते मेरे दिमाग में सिर्फ एक थॉट था कि पैसे नहीं है, स्टूडियो बनाना है, और हेल्थ भी ख़राब हो चुकी है तो वो साइकिल लेनी है। तो मैंने इतने टाइम से जो मेरा झगड़ा था घर वालों के साथ, वो इस तरह से ख़त्म हुआ कि मैं घर पहुँचते पापा को बोला, पापा मेरे को ना कहीं से लोन दिलवा दो, मेरे को पर्सनल लोन उठाना है। और घर वालों का रिएक्शन वैसा कि रुपये मांग क्यों रहा है, मतलब क्या हो गया अचानक से, जो रोज़ दारू की बात करे लोन की बात कर रहा है। मतलब मेरे को स्टूडियो बनाना है और मेरे को बाइसाइकिल लेनी है। सबसे पहले तो मैं साइकिलिंग करूँगा, मेरे को पतला होना है, पतला नहीं होना है सॉरी, हेल्थ मतलब पतला भी होना है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो बस यहाँ से उनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि अचानक से इसको क्या हो गया, इतने दिन से दारू लगा हुआ था, अचानक से इस पर बात करें, ये लेना है, ऐसा ऐसा करना है। फिर बस वहाँ से मेरा स्टूडियो मेरे को पापा ने शाम तक अरेंज करवाया कहीं से मेरे को लोन का पैसा, और बाकी स्टूडियो रेडी है। आप वीडियोस डालूंगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, और लोन चुकाऊंगा उसके बाद। और साइकिलिंग मेरी चल रही है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए होंगे उनको पक्का पता होगा कि मैं आजकल रोज़ साइकिलिंग पे जा रहा हूँ। एंड मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ। उसके बाद मैंने काफ़ी थेरेपी सेशंस, एक तो मेरी बुद्धिमती यहाँ पे मारी गई थी कि मैंने थेरेपी उस टाइम पे नहीं ली जब मेरे को डिप्रेशन था। जब मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया तब मैंने थेरेपी लेनी शुरू करा। तो थेरेपिस्ट ने बोला कि यार तू तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। तो ये सब चीज़ें होते होते फाइनली कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, बर्मी कॉल टॉक्स के माध्यम से आपको अपनी इतनी लंबी जर्नी बताई है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इनको भी सब्सक्राइब करें, और जो मेरी लाइफ की जर्नी है उससे एक सीख तो ले ले कि अपना मैनेजमेंट सुधार लो, काम टाइम से कर। आप वीडियोस डालूंगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, और लोन चुकाऊंगा उसके बाद। और साइकिलिंग मेरी चल रही है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए होंगे उनको पक्का पता होगा कि मैं आजकल रोज़ साइकिलिंग पे जा रहा हूँ। एंड मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ। उसके बाद मैंने काफ़ी थेरेपी सेशंस, एक तो मेरी बुद्धिमती यहाँ पे मारी गई थी कि मैंने थेरेपी उस टाइम पे नहीं ली जब मेरे को डिप्रेशन था। जब मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया तब मैंने थेरेपी लेनी शुरू करा। तो थेरेपिस्ट ने बोला कि यार तू तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। तो ये सब चीज़ें होते होते फाइनली कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, बर्मी कॉल टॉक्स के माध्यम से आपको अपनी इतनी लंबी जर्नी बताई है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इनको भी सब्सक्राइब करें, और जो मेरी लाइफ की जर्नी है उससे एक सीख तो ले ले कि अपना मैनेजमेंट सुधार लो, काम टाइम से करके दो। अगर बोलते हो कुछ तो उस टाइम पे करके दे दो, और नहीं हो पाता तो साफ ना बोल दो, क्योंकि मैंने झेल लिया है। मैं झूठ बोल बोल के जो फंसा हूँ और जो डिप्रेशन में गया हूँ वो किसी और के साथ था हूँ कभी भी। तो इसलिए इस पर ध्यान देना। और मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। मेरे को जब तक नहीं पता था, जब मेरे पे बीती नहीं थी, तो मेरे साथ एक फ्रेंड था, वो हमेशा दुखी रहता था। मेरे को समझ नहीं आता यार परेशान क्यों है, और मैं उसका नाम डिप्रेशन रख दिया मजाक में। अभी जब मेरे पास जो चीज़ बीती है ना, जिसके बाद से मैं अब समझ चुका हूँ भाई ये चीज़ किसी को भी हो सकती है, तो उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता इतना बड़ा। वो कई सारे कलेक्टिव रीजंस होते हैं, वो एक साथ मिल के आपको इतना तोड़ देते हैं, मेंटली तोड़ते हैं। होता है कि जो फिजिकल चोट होती है, जैसे चोट लगी वो दिखती है, जो यहाँ पे जो चोट लगती है, यहाँ पे जो चोट लगती है वो दिखती नहीं है। तो सामने वाला मानता ही नहीं कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। मतलब इनफैक्ट मेरी फैमिली भी नहीं मानती थी, बोलती बेटा खुश रहना, क्या दिक्कत है, पैसा भी है, नाम भी है, सब कुछ तो है तेरे पास, तू खुश क्यों नहीं है। पर वही जब तक मन की शांति ना मिले तब तक कोई इंसान खुश नहीं रह सकता। पैसे से खुशी नहीं आएगी, किसी भी चीज़ से खुशी नहीं आती है। खुशी अगर आपके मन में है तो उसके बाद पैसा भी आएगा, वो भी अच्छा लगेगा, और हर एक चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन जब दिमाग ख़राब होता है ना, उस टाइम पे पैसा भी नहीं बचा पाएगा आपको। बस मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं एटलीस्ट मेंटल हेल्थ के बारे में सब लोग अवेयर हों। और आपके आसपास अगर आपको कोई लगता है कि आपके किसी फ्रेंड का, दोस्त का, या कोई भी रिलेटिव का नेचर सडनली चेंज हो गया और बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार उनसे बैठ के पूछो, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। मतलब मेरे फ्रेंड्स जो मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनसे बात नहीं कर रहा था, लेकिन कई लोग उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कोई ना कोई आएगा, उनकी हेल्प करेगा, बाहर निकलेगा। मेरी तो किस्मत ऐसी थी कि पता नहीं मैं खुद कैसे कैसे बाहर निकला, लकीली मैं बाहर आ गया उस चीज़ से। मेरे को कई बार अभी भी लगता है कि मैं शायद फिर से उस फेज़ में ना चल जाऊँ जिसमें मैं पहले गया था। बट ठीक है, मतलब ये चीज़ लाइफ में एक बार डिप्रेशन भी होना चाहिए, तब तुम्हें लाइफ की वैल्यू समझ आती है, अपनी वर्थ समझ आती है, अपने पैसे की कीमत समझ आती है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। बस मेरा यही है सब लोगों के लिए कि ये एडवाइस भी है, और एक वो भी कि लोगों को अवेयर करो मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि जो चोट है वो दिख सकती है, मेंटल हेल्थ कभी दिखेगी नहीं।
बस थैंक यू सो मच। बर्मा कॉल टॉक्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया एंड मुझे जो मन की अपनी भड़ास थी वो निकालने का मौका मिला है। इसलिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।